कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कबल ही सियासी बैठकें जारी हैं। MQM और PSP में कुर्बत के बाद आज PSP ने अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया है, जबकि MQM की जानिब से 16 जनवरी को रैली के ऐलान के बाद आज MQM पाकिस्तान का वफ्द अदारा नूर हक, मुस्लिम लीग हाउस आफाक अहमद और फारूक सत्तार के पास जाएगा। शहर में जारी सियासत में हलचल के मुतालिक बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी देखिए, आजकल कराची में सर्दी है, लेकिन कराची की सियासत में बड़ी गर्मी है। सियासी तौर पे कराची बहुत ही सरगर्म हो गया है, चूंकि 15 जनवरी को शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शंस हैं। उस हवाले से गुज़श्ता रोज़ MQM का एक जनरल वर्कर इजलास हुआ और उसके बाद एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट आपने देखी कि MQM के मरकज़ी कायदीन PSP के दफ्तर पहुँचे और आज फिर इतलात ये हैं कि PSP के मरकज़ी रहनुमा MQM के मरकज़ बहादराबाद जा रहे हैं। आज शाम को PSP ने अपना एक जनरल वर्कर इजलास बुलाया है और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल बहादराबाद जाएंगे। तो एक तो ये सियासी डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान ने चूंकि 16 जनवरी को एक रैली का ऐलान कर रखा है, तो इस रैली की वजह से, इस रैली के दावतनामे लेकर MQM पाकिस्तान का मरकजी वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आज मुख्तलिफ दफातर का दौरा करेगा। सेफर 3 बजे को जमात इस्लामी के दफ्तर इदारा नूर हक ये वफ्द पहुँचेगा, हाफिज नईम रहमान से इनकी मुलाकात होगी। उसके बाद मुस्लिम लीग हाउस पहुँचेगा ये वफ्द, यहाँ मोहम्मद जुबैर और सलमान खान से इनकी मुलाकात होगी। उसके बाद MQM महाजर कौमी मूवमेंट जो है आफाक अहमद उसके चेयरमैन हैं, ये वफ्द उनसे मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार से मिलेगा। इस तरह ये पूरा दिन ये MQM का वफ्द आज मुलाकातें करेगा और ये मुलाकातों का सिलसिला इसलिए है कि 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर MQM का जो जलसा है MQM पाकिस्तान का, इन तमाम जमातों को उसमें शिरकत की दावत दी जाएगी। अलबत्ता अब तक ये मालूम नहीं हो सकता है कि जो नहीं हो सका है कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमातें हैं उनको MQM दावत देती है या नहीं देती है, लेकिन आज के शेड्यूल के मुताबिक जो तमाम शहर में सरगर्म सियासी जमातें हैं उनको MQM अपनी रैली में शिरकत के दावतनामे पहुंचाएगी। अच्छा आजिज, ये भी बताइएगा ज़राए क्या कहते हैं, कौन कौन से एजेंडे साथ लेकर चलेंगे ये? जी देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो कराची में 15 जनवरी को तयशुदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वही एजेंडा है। उसी एजेंडे के तहत ये तमाम सरगर्मियाँ हो रही हैं। लेकिन चूंकि MQM पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि शहर में नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएँ, जिस तनाजुर में बिलावल हाउस में एक अहम बैठक भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के तमाम रहनुमा, वफाकी वज़रा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पास जमा हुए थे। लेकिन उस बैठक में, उस मुलाकात में भी ऐसे लग रहा है कि खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, जिसका ऐलान कल शाम को MQM ने अपने जनरल वर्कर इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया। यानी यही वजह है कि इन्होंने फिर 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर जलसा करने का ऐलान किया, जिसमें मुतालबा वही है कि कराची में हल्का बंदियाँ कराई जाएँ, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। लेकिन अब अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो हल्का बंदियां तो मुमकिन नहीं है, कुछ दिनों में होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन एजेंडा वही है, बल्दियाती इलेक्शन। और दूसरा अहम एजेंडा जो MQM के अंदर ग्रुप बंदियां हैं उनको मिलाने का भी एक जो मरहला था वो भी अपने आखिरी स्टेज पर है, क्योंकि MQM के वफद का PSP के दफ्तर जाना और फिर PSP के वफद का MQM के दफ्तर आना, फिर MQM का आफाक अहमद जो बड़ा मुखालिफ ग्रुप रहा है MQM पाकिस्तान का, उसके घर पे जाना। तो ये सारे उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो MQM के धड़ों को जमा करने का सिलसिला भी इसमें साथ साथ है और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी साथ साथ है। अच्छा आजिज, जैसे कि हम देखते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की जानिब से भी ये कहा जाता है और भी जमातें हैं जो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की ये साजिश की जा रही है, तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात ही शो हो रहे हैं? क्या इनको दूर करने के लिए जमात इस्लामी से भी मुलाकात मुतवक्के है? जमात इस्लामी ने तो आज ये ऐलान कर रखा है, अब से थोड़ी देर कबल जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम 5 जनवरी को वजीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा, ये ऐलान किया है हाफिज नईम रहमान ने।
यानी ये अजीब सूरत हाल है। कुछ वो जमातें हैं जो चाहती हैं कि हर सूरत में 15 जनवरी को इलेक्शन हो, और कुछ वो जमातें हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शंस ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे से मिलती हैं। आज ये तमाम जमातें एक दूसरे से मुलाकातें भी करेंगी, इनके रहनुमा एक दूसरे से मिलेंगे। तो बहरहाल ये अजीब वो तजाद भी है अपनी जगह पर कि जमात इस्लामी, PTI और PSP कहती है कि हर सूरत में 15 जनवरी को इलेक्शंस होने चाहिए। MQM पाकिस्तान कहती है कि पहले हल्का बंदियां होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम जमातों के रहनुमा एक दूसरे से मुलाकातें भी कर रहे हैं, और इन मुलाकातों का पस मंज़र वही है कि जो 9 जनवरी को MQM का जलसा हो रहा है, वो अब देखना ये कि असल बात इस पर डिपेंड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रुख अख्तियार करता है। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि काफ़ी MQM हो गया, पीपल्स पार्टी हो गए, धड़ों को यकजा किया जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल सामने है हमारे, तो किस हद तक असर अंदाज होता देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन जीतने के हवाले से? क्योंकि हम देखते हैं कि ये तो सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, लेकिन लोगों की जो मेजॉरिटी है, कारकुनान है, उनका क्या रद्द-ए-अमल आगे सामने आ सकता है? मुलाकातें जारी हैं, इजलास जारी हैं, जिसमें अहम एजेंडा जो है वो लेकर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची की तरक्की के लिए ज़रूरी है इलेक्शन वक्त पर हो। हमने हल्का बंदियों और मरदम शुमारी के लिए आवाज़ भी उठाई और अदालत से भी रुजू किया। हल्का बंदियों को जवाज़ बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो, नहीं तो हम 5 जनवरी को वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। जमात इस्लामी का अव्वल रोज़ से बहुत वाज़ेह मुतालबा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। डिलिमिटेशन का मसला है, और उस डिलिमिटेशन के मसले पर जमात इस्लामी ने अपने वक्त पर आवाज़ भी उठाई, करस्पॉन्डेंस भी की, अदालत भी गए, जो हम कर सकते थे हमने किया। मरदमशुमारी का मसला है, लेकिन अफसोस की बात है कि 2017 की मरदमशुमारी जो नून लीग की वफाकी हुकूमत में हुई थी, उसके बाद इसकी मंजूरी PTI और MQM ने दी, और हमें जो कराची को आधा कर दिया गया, तकरीबन हमारी आबादी खा ली गई, उसको कानूनी जवाज़ PTI और MQM ने मिलकर फराहम किया। उनकी काबीना ने इसको मंजूर किया और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया ये मामला। इसलिए हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होना चाहिए। अवाम को इस बात का हक़ मिलना चाहिए कि वो वोट कास्ट करें और इंतख़ाबात अपने जो है वक्त पर हों, और शहर का कोई मेयर बने, शहर के टाउन के चेयरमैन बने, शहर के UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर बने, ताकि जो इस वक्त तबाह हाल शहर है वो इस तबाही से किसी तौर पर निकलने के काबिल हो सके। हमारा बहुत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान है कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, और इस सिलसिले में हम कल इंशाअल्लाह, मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता कल ये कहा था कि हम 24 घंटे देखेंगे, अगर कोई चीज़ सामने नहीं आई तो हम CM हाउस पर जाने का ऐलान करेंगे। तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि कल इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को, 5 जनवरी को इंशाअल्लाह हम CM हाउस पे धरना देंगे। पार्टियों को मिलना है मिलें, साथ चलना है चलें, टूटना है टूटें, काम करें, अपना एजेंडा पेश करें, अपनी तारीख पेश करें, अपना मंशूर पेश करें और अपनी कारकर्दगी पेश करें, और उसके बाद हमारे साथ मुकाबला। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को तकरीरों का जायजा और गैर कानूनी तकरीरियां वापस लेने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी तकरीरों का चार्ज छोड़ने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की गई है। PTI और खादिम हुसैन एडवोकेट की दरखास्तों की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। जी, बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का मामला है। 2 आईनी दरखास्तों की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर की जानिब से 2 आईनी दरखास्तें दायर की गई थी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारान की जानिब से जो वकला पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि कानून के मुताबिक जो बल्दियाती इंतखाबात का अगर शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कराची और हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला के थे उनको तैनाती की गई है। और इसके अलावा जो स्कूल्स के असातिज़ा हैं उनके बारे में भी इत्तलात ये हैं कि उनके भी तबादले किए गए हैं। हालांकि वो पोलिंग का अमला और दीगर जो इंतजामात होते हैं उसके अंदर उनका बड़ा किरदार होता है।
اور جو ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں ہیں یہ قبل از جو انتخابات ہیں وہ دھاندلی کا معاملہ ہے، لہٰذا اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیڈول جاری ہو جائے تو اس کے بعد تقرریاں نہیں ہوتی اور سندھ حکومت کو مہلت دی جائے، اور سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر خلاف ضابطہ کو تقرریاں ہوئی ہیں تو جائزہ لینے کے بعد وہ تمام تر تقرریوں کو کالعدم قرار دے دیں گی۔ اس موقع پر سیکرٹری سروسز بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ری اسسمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ پتہ لگانے کی اجازت دی جائے کہ کون سی تقرری ایسی ہے جو کہ شیڈول کے بعد جاری کی گئی ہے، جس پر اب عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو سیکرٹری سروسز اور سندھ حکومت ہے وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کون کون سی ایسی تقرریاں ہیں جو کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد کی گئی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ تقرریاں غیر قانونی ہیں تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جو ان کے عہدے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ درخواست گزار وکلا کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بعض ایڈمنسٹریٹر کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ ایڈمنسٹریٹرز اپنے عہدوں پر موجود ہیں اور چارج نہیں چھوڑ رہے، جس پر عدالت نے اب اس کیس کی سماعت کو 9 جنوری کے لیے ملتوی کیا ہے اور سندھ حکومت سیکرٹری سروسز چیف سیکرٹری سے ایک جامع رپورٹ طلب بتایا جائے کون کون سی تقرریاں غیر قانونی ہوئی تھیں اور ان کو کالعدم قرار دینے کے سلسلے میں کیا بہت کچھ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ سرکار نے بلدیاتی الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے تحت محکمہ بلدیات میں اکاؤنٹنٹس افسران کے کیے گئے تقرر تبادلے کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہریو سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا کس کس کے نوٹیفیکیشن منسوخ کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرنے پر محکمہ بلدیات سندھ نے جو غیر قانونی تقرریوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے وہ آج تمام تر نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ نے ان کے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی چوہر جمالی کے نئے تعینات اکاؤنٹنٹ افسر سید علی ادر شاہ کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا گیا ہے۔ ٹاؤن کمیٹی ماتلی کے اکاؤنٹس افسر آغا خرم گل، اس کے علاوہ ضلع کونسلر بدین کے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ لیاقت علی خواجہ اور ڈی ایم سی ملیر کے اکاؤنٹنٹ آصف الرحمان کے نوٹیفیکیشن بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاؤن کمیٹی جام شروع کے اکاؤنٹنٹ ایاز حسین اوڈو اور اکاؤنٹنٹ افسر ڈی ایم سی ایسٹ کراچی محمد یاسر گل کا بھی نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد نوہریو، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تقرریوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن منسوخ کیے گئے ہیں۔ سندھ سرکار نے بلدیاتی الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے تحت محکمہ بلدیات میں اکاؤنٹس افسران کے کیے گئے تقرر تبادلے کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے ہیں اور محکمہ بلدیات سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی، تو گندم مہنگی ہونے کے سبب آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چکی کا آٹا 10 روپے مہنگا ہو کر 150 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے۔ شہر قائد میں آٹے کی قیمتوں میں ہم تیزی سے اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص بات کریں چکی کے آٹے کی، تو چکی کا آٹا جو ہے وہ 10 روپے مہنگا ہو کے اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں 140 روپے سے بڑھ کے 150 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ گندم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چھوٹی چکی کے مالک فضل حکیم، ان سے جانتے ہیں فضل صاحب گندم کی قیمتیں کیا ہو گئی ہیں اور آٹے کی قیمتوں میں چکی کے آٹے کی بات کریں تو کتنا اضافہ ہے، کیا کہیں گے؟ اس وقت اوپن مارکیٹ میں گندم جو ہے وہ 127-128 روپے کا ریٹ ہو گیا، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تمام پیور چکی کا جو آٹا ہے وہ تقریباً 150 روپے تک پہنچ گیا۔ جی، کیا وجوہات ہیں اور یہ قیمتیں سستی کیسے ہو سکتی ہیں آٹے کی، اور آٹا جب گندم مہنگی ہوئی ہے تو آپ کی سیل کتنی کم ہو گئی؟ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو اتنا علم نہیں ہوتا ہے، ہم اوپن مارکیٹ سے جب گندم خریدتے ہیں اور پھر ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، تو وہاں سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ جی پیچھے گندم نہیں ہے، گندم شارٹ ہے، اور جو بھی گندم آ رہی ہے وہ بیپاری نے ریٹ بڑھا دیے ہیں اس کے، تو اس حوالے سے پھر یہی صورتحال ہے۔ اور جی
बिल्कुल ये थे फजल हकीम छोटी चक्की के मालिक, जिनका कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम जो महंगी हुई है उसके असरात जो है वो चक्की के आटे की सूरत में नज़र आ रहे हैं और इस वजह से जो है आटे की सेल भी कम हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन मार्केट में जो गंदम है जो कि एक हफ़्ते पहले उसकी फ़ी किलो कीमत 110 रुपये थी, वो अब 123 रुपये, 125 रुपये और कहीं पर जो है वो 128 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओपन मार्केट में जो गंदम की 100 किलो की बोरी थी वो एक हफ़्ते पहले 11,000 की थी, अब जो है वो महंगी होकर तकरीबन 12,500 रुपये तक पे पहुंच गई है। इसके साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि आटा जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम अशिया में उसका शुमार होता है, इसकी कीमतों में जो है वो कमी लानी चाहिए ताकि आसानी जो है वो गरीब आदमी जो है वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुई की कीमतों में 2-3 माह बाद ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। कीमतें 1,500 से इजाफे के साथ 19,500 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई हैं। वजूहात क्या है जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। रुई की कीमतों में 2 से 3 माह बाद जबरदस्त तेजी देखी जा रही। रुई की फी मन कीमतें 1,500 रुपए इजाफे के साथ 19,500 रुपए फी मन तक जा पहुंची हैं। और चेयरमैन जो कॉटन इंजीनियर फोरम है ऐसा का कहना है कि धागे की कीमतों और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाईस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान सामने आया है। और देखा जाए 2022-23 के दौरान पाकिस्तान में कपास की पैदावार मुल्की तारीख की कम तरीन सतह 55 लाख बेल तक महदूद रहने की खदशात हैं। ये भी कहा है कि टेक्सटाइल मिल्स को इस साल बैरून मुल्क से 70 लाख के करीब लगभग रुई के बेल जो दरामद करने पड़ सकते हैं। 31 दिसंबर तक जिन फैक्ट्रियों में 40 लाख बेल के बराबर कपास की आमद हुई है, जो कि पिछले साल के अरसे में जो है 37% कम है। अशरफ खान हमें अपडेट करते, आपका बहुत शुक्रिया। गैस बहरान पर बात कर लेते हैं। शहर में गैस का बहरान थम न सका। चाय नाश्ते के होटल वाले गैस की अदम दस्तयाबी के सबब LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। होटल अमले का कहना है कि सिलेंडर का इस्तेमाल कारोबारी लागत में इजाफा कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि गैस बहरान की वजह से हर कोई परेशान हो गया है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गैस बहरान से परेशान कमर्शियल सार्फिन के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। हलवापुरी और चाय नाश्ते के होटल्स गैस सिलेंडर्स पर इन्हिसार करने लगे। चाय खाने पर काम करने वाले होटल अमले का कहना है कि गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कारोबारी लागत 3 गुना बढ़ गई है। गैस के बिल मुस्तकिल आ रहे हैं मगर गैस नहीं आ रही। हुकूमत गैस की बहाली के लिए सुई गैस को पाबंद बनाए। गैस जो है बहुत ज़्यादा महंगा है और कि लैंड का गैस तो कभी आता ही नहीं है। कभी 10 बजे आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, कभी रात को 4 बजे आ जाता है। बिल तो एक दो बार तो बहुत ज़्यादा आया था बीच में, अभी भी ज्यादा ही आता है। गैस आता ही नहीं लेकिन बिल तो ज्यादा आता है। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक इस वक्त गैस की किल्लत का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी हफ्तावार शेड्यूल पर बंद की जा रही है। कैमरामैन रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना है कि महंगाई ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया है। मार्केटें सुनसान हो गई हैं। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं काविश मेमन से। काविश आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ताजिर तंजीमें हैं वो अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गई हैं। किसी का ये कहना है कि बिल्कुल 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केटें 8 बजे बंद करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई साहब। सर आप बताएँ छोटे ताजिरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? छोटे ताजर तो पहले से मैंने जैसे आपको बताया ना कि पिसे हुए 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है, और अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा तो फिर हम एहतजाज पे मजबूर होंगे। पूरे कराची ताजिर इत्तेहाद जो है वो इस पर एहतजाज करेंगे। तो आपकी स्टेक होल्डर से बात हुई, आपसे मुशावरत की गई इस सिलसिले में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं की गई, लेकिन ये कि आवाज़ आ रही है, करेंगे फिर हमारे जो मतलब मुशावरत भी होगी। लेकिन ये कि हम 8 बजे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम ये चाहते कि रात को 10 बजे तक मार्केटें कम से कम खुली रहें।
हाँ जी बिल्कुल, जो छोटे ताजिर हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत का जो 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला है वो गलत है। हमसे अब तक मुशावरत नहीं की गई, अगर मुशावरत की जाती है तो हम जो है वो रात 10 बजे मार्केटें बंद करने की तजवीज़ देंगे। बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ, सिंध सरकार ने तैनात करदा तमाम अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया है। अफसरान को मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ के तहत जो है तैनात सिंध सरकार की जानब से जो अफसरान थे उन तमाम तरह अफसरान को ओहदों से फारिग करके मुतल्लिका महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर दादू, मंसूर अहमद मीरानी, डायरेक्टर तालीम DMC वस्ती मोहम्मद असलम खान, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गुलाम हुसैन के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर प्रॉपर्टी टैक्स कराची मदद अली खोखर, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग मॉनिटरिंग सेल ज़राइत अब्दुल वहीद मेमन, MD सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी कराची एजाज अहमद खत्री, तालुका एजुकेशन अफसर मेल गुलशन इकबाल अमजद अली का नोटिफिकेशन भी मंसूख कर दिया गया। डायरेक्टर टैक्सेस जिला लाड़काना जावेद अनवर अब्बासी का नोटिफिकेशन भी मंसूख किया गया। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स महबूब मेमन, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बदीन रफीक अहमद शाहानी, KMC में तकरीर के मुंतजर महमूद बेग, तकरीर के मुंतजर आफाक मिर्जा, तकरीर के मुंतजर नोमान अरशद जमील फारूकी के भी नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी घोटकी अहमद बिन मीरानी, डिप्टी डायरेक्टर OFWM शाहिद सलीम मेमन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पंगरियो अब्दुल समी मेमन, इसके अलावा दीगर जो अफसरान हैं उनके नोटिफिकेशन भी मंसूख कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। एहतसाब अदालत कराची में फेक पेंशन स्कैंडल में रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस में शरीक मुलजिम खुर्शीद शांडियो, इमदाद मेमन, अशरफ जानवरी और दीगर की अबूरी जमानत पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली। देखें जी, आज एहतसाब अदालत में 3 अरब 20 करोड़ रुपए के जो फेक पेंशन से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई है और इसी रेफरेंस में जो शरीक मुलज़मान हैं जिन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की है, जिसमें जो है खुर्शीद और इमदाद दीगर शामिल हैं, इनकी अबूरी ज़मानत पर आज नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत तलब की है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब कर लिया है। उस रेफरेंस की जो मजीद समाअत है वो 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी रेफरेंस में जो है साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर ज़िया इसरान समेत 84 मुलज़मान जो हैं वो नामजद किए गए हैं, जबकि इसी रेफरेंस में 17 मुलज़मान ने जो है अपने अकाउंट की फॉरेंसिक कराने की दरख्वास्त भी जो है अदालत में दायर कर रखी है, जिनमें उनका मौक़िफ़ है कि उनके अकाउंट जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, उनको इस पेंशन के बारे में इल्म नहीं है। ऐसे 17 जो मुलज़मान ने अपने अकाउंट के फॉरेंसिक के लिए भी दरख्वास्त जो है दायर कर रखी है। इसी रेफरेंस में नेब का ये मौक़िफ़ है कि मुलज़िम आमिर इसरान तब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो तैनात थे वहाँ पर, जबकि नेब ने मुलज़िम आमिर इसरान को अमेरिका से वापसी पर जो है जिना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मुलज़िम पर जाली पेंशन स्कैंडल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है, जबकि मुलज़िम आमिर इसरान समेत दीगर मुलज़मान पर कौमी ख़जाने को जो है 3 अरब 20 करोड़ रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। लिहाजा अब अदालत ने इस रेफरेंस की जो मज़ीद समाअत है वो 20। अब आपको बताएं कि कौडियो अस्पताल के फंड्स में 38 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का मामला है। नैब इंक्वायरी में पेशरफ्त ना होने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने चेयरमैन नैब, DG नैब और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, कार्डियो अस्पताल के फंड्स में 38 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का ये मामला है। नैब इंक्वायरी में पेशरफ्त न होने के खिलाफ ये दरखास्त है डॉक्टर तारिक शेख की। अदालत ने चेयरमैन नैब, DG नैब और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। साथ ही कार्डियो अस्पताल फंड से मुतल्लिक जो इंक्वायरी है उसकी भी रिपोर्ट तलब की है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि नैब ने 2020 में कार्डियो अस्पताल में करप्शन की एक इंक्वायरी शुरू की थी। 30 से ज्यादा मुलजमान हैं जिन्होंने जमानत हासिल कर रखी है, लेकिन उनकी तफसीलात सामने नहीं आ रही कि अब तक इंक्वायरी में क्या हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल।
ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے علاقوں کے مسائل جانچنے کے لیے دورے کر رہے ہیں۔ عوام کی جانب سے موصول شکایات کے ازالے کے لیے افسران کو ہدایت دی جا رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار شکیل احمد نے افسران کے ہمراہ UC 31 اسکیم 33 گلزار ہجری میں جامع مسجد اور مدرسہ بیت المقدس کے مولانا محمد غیاث سے ملاقات اور المسلم سوسائٹی نزد میمن اسپتال میں سڑک کی تعمیر کے کام کے معائنے کے دوران کیا۔ مولانا محمد غیاث سے ملاقات کے دوران انہیں مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے المسلم سوسائٹی صفورہ UC 30 میں تعمیر ہونے والی سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرز پر ضلع شرقی میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ٹرین آپریشن متاثر ہے۔ آج بھی ملک کے مختلف حصوں سے کراچی آنے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ خیبر میل 6 گھنٹے 32 منٹ، تیزگام 2 گھنٹے 46 منٹ لیٹ ہے۔ علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ تاخیر سے آئے گی۔ ملت ایکسپریس 2 گھنٹے 21 منٹ اور دیگر ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ ہفتے کے تیسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں تیزی پر آغاز کے بعد ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے حبیب خان وہاں پر موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، دیکھیں کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے آج ہم نے دیکھا کہ بڑا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس کے اگر حوالے سے بات کریں تو 100 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے اور مارکیٹ میں 40,800 پوائنٹس کی جو سطح ہے وہ بحال ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ملا جلا رجحان تھا، مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت ہوا لیکن کاروبار کے اختتام تک 185 پوائنٹس کی کمی رہی۔ کیا وجوہات ہیں؟ والیٹائل جو سیشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، بات کر لیتے ہیں۔ شہریار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ شہریار صاحب، والیٹائل سچویشن ہے، کاروبار کا آغاز جب سال کے پہلے دن ہوا تو بڑا اچھا تھا، کل پھر کچھ والیٹائل سچویشن رہی، آج بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ آغاز اچھا تھا، اب تھوڑی سی نیچے مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ دیکھیے، اس سال کے آغاز پہ کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکٹیویٹیز اسٹاک مارکیٹ میں کچھ بحال ہوئی ہیں، کچھ انسٹیٹیوشن بائنگ ہم نے نظر آئی ہے۔ یہ بھی ہم رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے 40,000 کا بیریئر کراس کیا، پھر 41,000 انڈیکس کا بھی مارکیٹ نے بیریئر کراس کیا، تو ایک لگ رہا ہے کہ ایک مارکیٹ کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ہیں۔ والیوم سائڈ آپ دیکھیں گے تو سلائٹلی انکریز نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو سلیکٹڈ اسٹاکس ہیں اور جو سلیکٹڈ سیکٹرز ہیں، آئل اینڈ گیس کے اندر ہم نے کافی زیادہ بائنگ دیکھی ہے۔ پھر کل ECC کی میٹنگ ہے، انہوں نے کچھ پیمنٹس ریلیز کی ہیں پاور پلانٹس کی اور آئل کمپنیز کی، اس سے کافی اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن اوور آل چونکہ ہماری اکانومی کے حالات تھوڑے صحیح نہیں ہیں اور IMF کا پروگرام میں ابھی بھی اف اینڈ بٹس ہیں، تو اس حوالے سے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ 41,000 کے پاس مارکیٹ میں سیلنگ آتی ہے، اسی طرح 40,600 500 کے لیول پہ مارکیٹ میں بائنگ نظر آتی ہے۔ بالکل، شہریار بٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں ان کی وجہ سے کچھ چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو بھی، لیکن یہی امید کریں کہ حکومت جلد از جلد اس طرح کے فیصلے لے جس طرح کل بھی حکومت کی جانب سے کچھ مثبت فیصلے کیے گئے ہیں اور ان کا امپیکٹ آج بھی مارکیٹ میں دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے آئل سیکٹر میں بہتری ہے اور مارکیٹ پازیٹیولی لے رہی ہے چیزوں کو، ہائر والیومز ہیں پچھلے 3 دن کے دوران، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ اگر جلد از جلد ڈالر پیرٹی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے اگر شرح سود کو برقرار بھی رکھا جاتا ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروباری مواقع ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔